नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद में, आपका फेवरेट कार्यक्रम जहां पे हम चर्चा करते हैं ऐसे विषयों पे जो देश के लिए जरूरी हैं। आज भी इसी तरह का एक विषय हम आपके सामने लेके आए हैं। विषय है भारत की सुरक्षा। भारत की सुरक्षा के लिए हमारे पास आर्मी है, अलग अलग एजेंसियां हैं, लेकिन आर्मी और एजेंसियों के इतर एक और पहलू है सुरक्षा का जो बहुत जरूरी है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं जल्दी से आपका एक परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं सर्वेश्वर कुमार जी जीविका भारत से, हमारे साथ हैं प्रकाश बंधु जी, संगीता सिंह मैम, चंचल मैम और मुकेश त्रिपाठी जी। जी प्रणाम। आज कई मेहमान हमारे साथ जी पहली बार जुड़े हैं इस नमस्कार। कार्यक्रम में और इस विषय की शुरुआत मैं करना चाहूंगा प्रकाश जी से। प्रकाश जी अपने ओपनिंग कमेंट रखिए। सभी को नमस्कार। इतिहास दुनिया में सबसे बड़ी अदालत है और जो लड़ाई में जीत जाता है उसका हमेशा दुनिया साथ देती है। अब सबको मालूम होगा कि भारत में हमारी जो भौगोलिक व्यवस्था थी कि एक तरफ हिमालय उत्तर में था और दक्षिण में सागर महासागर था, तो हमको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं थी। और इसी कारण से भारत की सभ्यता और संस्कृति पल्वित पुष्पित हुई। हम दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाने गए, हम दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाने गए। और भारत में जो जीविका था मुख्यतः 4 तरह की जीविका था। कृषि था, सेवा था, व्यवसाय था और हम युद्धजीवी थे। कई बार वेद में जिक्र होता है कि 4 भाई में से एक भाई अपने सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करते थे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब आक्रांता आए तो आक्रांता इतने वर्ष हो चुके, दुनिया में 2 करोड़ वर्ष तक शासन करने वाला भारतवर्ष है और आक्रांता जब आए तो वो साधन उनके पास जब तक नहीं था, नौवाहन का साधन नहीं होने के कारण वो हम पर हमला नहीं करते थे। इसलिए हमारी सभ्यता, सनातन सभ्यता, हिंदू सभ्यता पल्वित पुष्पित हुई। लेकिन जब उनके पास जहाज हो गए, नाव हो गए, तो हम पर वो हमला करने का प्रक्रिया शुरू किए। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि चाहे आर्यावर्त, भातखंडे, अखंड भारत, अभी भारत से 25 देश था एक साथ जुड़ा हुआ, तो हम 25 देश को खोए हैं। यानी भारत के कुल भूभाग जो था उसके मात्र 15% में हम आज भी खोने के लिए एक तरह से कहिए कि हम खोने की स्थिति में आ गए हैं। तो इसलिए आज का विषय सुरक्षा की जरूरत है। और हमारे देश से अभी आधुनिक भारत में कुछ कटे हैं देश, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे म्यांमार हो गया, जैसे नेपाल हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया। ऐसे देश जो हमसे पहले की पीढ़ी को मालूम है कि ये देश कैसे कैसे कटा है। इतिहास में सब लोग इतिहास के छात्र होने के नाते जानते हैं इस विषय को। लेकिन जब जब कटा है, बात सर 1 सेकंड के लिए, जब जब कटा है, कटने का एकमात्र कारण है जो हमारे मुस्लिम आक्रांता आए हैं वो भारत को काटे हैं। यही सत्य है और इसी सत्य को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपकी बात से ही थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पे जाहिर हुआ। मैं नेक्स्ट आना चाहूंगा संगीता सिंह जी के पास। मैम, आपने सुना प्रकाश जी को। प्रकाश जी ने कहा कि जब आक्रांताओं के पास नाव आई उसके बाद भारत पे हमले हुए, लेकिन इतिहास तो हमें और भी कुछ बताता है कि जब नाव आई उससे पहले भी भारत में हमले होते रहे। जी, जब भारत में जब नाव नहीं थी तब भी यहाँ पे आक्रांत होता था, जिसमें संगीता जी का आवाज नहीं आ रहा है।
जी जी ये मैं आपके बात हम से, लोग, जी मैं आपके आप बात थोड़ा से लाउड सहमत। बोलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा मीडियम आ रहा है, थोड़ा और अगर साउंड बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जी जी बोलिए। पहले भी जब नाव नहीं थे भारत में, तो तब भी यहाँ पे आक्रांत होता था। क्यों? तब हमारे पास उस समय खुफिया घुसपैठ भी रहते थे। वह जिस तरह से भारत के सुरक्षा कर्मी जो वहां से आकर यहाँ मिल भी जाते थे, वो जिस तरह से संदेश देते थे, वह अंदर आके आपस में भी लड़वाते थे। नाव या भारत में जहाज इससे नहीं, जब हमारे भारत में दूसरे देशों से लोग आकर घुसपैठ आकर आ जाते थे, और वह यहाँ से भारत की सारी बातें दूसरे अपने देश में बताते थे, और वह किस तरह से अपने हिसाब से भी वो आतंक फैलाते थे पहले भी। जी जी ठीक है, मैं चंचल जी के पास आना चाहूंगा। चंचल जी, आपने सुना प्रकाश जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि जो भारत का भूखंड था इतिहास में, आज की तारीख में वो कट के 25 देशों में बढ़ चुका है। इस वक्तव्य से आप कितनी सहमत हैं, और क्या इस तरह से एक देश का विखंडित होकर नए नए देश बनना और विश्व के हम क्षेत्रों में देखते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, हाल फिलहाल में ही जब यूएसएसआर टूटा था तब भी बहुत सारे उसके देश बने। चंचल जी सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है चंचल जी का थोड़ा सा ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम है। मैं यही सवाल मुकेश जी से रखना चाहूंगा। मुकेश जी, आपने सवाल सुना, जवाब दीजिए। जी नमस्कार, और सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ अब रही है आपकी देखिए, आवाज। प्रकाश जी ने कहा है, बात का मैं सहमत हूँ कि इतिहास में के कालखंड को अगर देखिएगा तो बहुत से चीज आती हैं जो प्रकाश जी ने प्रकाश डाला है, उस पर अच्छी बात है। लेकिन अब अभी वर्तमान स्थिति में इतिहास से सबक लेते हुए भारत की सुरक्षा की अब पहलुएं बदल चुकी है। पहले युद्ध सीमाओं पर लड़ी जाती थी, आज युद्ध अब साइबर स्पेस, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। और युद्ध अब सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके ऊपर लेकिन जो नहीं राष्ट्रीय मुकेश जी, चेतना होती मुकेश है। जी एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर। जो सवाल है, आप बोला जो जाए। सवाल है, सवाल ये है कि जो भारत का विखंडन हुआ है, जो अलग अलग देश बने हैं, नहीं तो भारत का विखंडन तो बहुत उस से तरह की खंडों परिस्थिति में तो होता विश्व रहा के है। वर्तमान में तो और हाल में देशों ही में भी हमारा देखी गई है, पाकिस्तान तो और, कैसे वो फर्क है? आपकी आवाज, वर्तमान में मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, जी। बोलिए। हाँ, तो वर्तमान में तो भारत और पाकिस्तान को हम देख रहे हैं। विगत अब कई सदी पूर्व नेपाल का हुआ है, या बर्मा हमसे अलग हुए हैं, और बगल में श्रीलंका है। ये मेरे हमारे आज के पड़ोसी देश है। ठीक है, तो अब तो उसको बिगड़, उससे तो हम एक सबक ही ले सकते हैं ना। अब उसको तो हम सुधार कर नहीं सकते हैं, लेकिन भारत के देश के नागरिक तो उससे सबक ले सकते हैं। हमारी कमजोरी तो रही है, जब अब्दुल बिल कासिम सबसे पहले दाहिर पर आक्रमण किया है, और उसके बाद महमूद गजनी ने आक्रमण हम पर किया, तो अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं। हमारी आंतरिक कमजोरी रही है। उस समय हमारी राष्ट्रीय चेतना में कहीं ना कहीं कमी थी। समाज का सिर्फ एक वर्ग लड़ता था, जिसको लड़ाकू योद्धा थे, अन्य समाज वर्ग कटे रहते थे, जिसके कारण बाहरी आक्रांता जितने आते गए और भारत में सफल होते हो, चाहे वो शक हो, हून हो, शक और हून यहाँ समा गए। मुगल भी बाद के काल में यहाँ आके ही भारत में ही बस गए। लेकिन अन्य जो तुर्क थे, अफगानी थे, इन लोगों ने आक्रमण किया। अफगानिस्तान तो हाल तक भारत का अंग था, आज से 2-3 सदी पूर्व भारत से अलग हुआ है। तो कई एक है ऐसे, तो अब उसको तो अब याद करने से तो कोई फायदा है नहीं। अब तो है कि आपको आगे का सोचना है कि भारत की सुरक्षा कैसे रहे। प्रकाश जी जी ने जो डाला है तो वो सर, विगत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ठीक है मुकेश जी, आपकी बात आ गई है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं यहाँ से सर्वेश्वर जी के पास जाना चाहूंगा।
नहीं सुन पा सर्वेश्वर रहा हूँ। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी नहीं सर्वेश्वर सुन पा जी, रहा हूँ। मैं वही सवाल आपसे रखना चाहूंगा जहां पे मुकेश जी ने बात तोड़ी, अपनी बात छोड़ी। वहां पे जैसे मुकेश जी ने बताया कि एक एकता की चेतना की कमी, खाली एक वर्ग लड़ता था और बाकी लोग युद्ध क्षेत्र से साइड रहते थे। इससे आप कितना सहमत हैं और आगे के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? ये बात सही है कि काकू एकता की कमी की वजह से माइक है क्या? हमारे देश पर जो भी लोग बाहर से आए हैं, हाँ? जो भी हमला हुआ है हमारे ऊपर, और हमला केवल हमारी सीमाओं पर नहीं हुआ है, हमला हमारी संस्कृति पर हुआ है। और जैसे जैसे हमारी संस्कृति कमज़ोर होती गई, वैसे वैसे हम लोग कमज़ोर होते गए हैं। और संस्कृति की कमी कट की भी गया वजह से ये। ही मुझे लगता है कि ये देश आज भी विखंडन की स्थिति में है। अगर ये अपनी संस्कृति को मजबूत कर ले, तो एकमात्र संस्कृति के मजबूत करने मात्र से जितने भी इसके क्षेत्र हैं जो विखंडन की स्थिति में हैं, वो अपने आप एक समूह में बंध जाएंगे। जितने वक्ता लोग भी बता रहे हैं, बात सब लोग की बिल्कुल उस तरह की है जैसे हम एक हाथी को, कोई सूर को, कोई पाँव को, कोई शरीर को छू कर देखता है तो अपने अपने हिसाब से राय विचार देता है। लेकिन मेरी समझ से संस्कृति अगर बची तो हम लोग बचेंगे, संस्कृति नहीं बची तो फिर यही तो कुछ सुना ही नहीं पड़ा, काफी नाजुक होने वाली सोया है। हुआ था इसलिए नहीं उठे था। तो आप संस्कृति को एक सूत्र के तरीके से देख रहे हैं, जो भारत से जो अलग देश हो गए हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो आज भी देश जरूर अलग हो गया है, लेकिन उसमें हमारी संस्कृति के लक्षण अभी भी पाए जाते हैं। अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो फिर से हम लोग एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत के रूप में, एक जो भारत खंड है उस रूप में हम लोग निखर पाएंगे। ठीक है, अभी चंचल मैम का मुझे लग रहा है कुछ कनेक्शन का इशू है, वो जोड़ नहीं पा रही है, उनका कमेंट आ नहीं पाया। जैसे वो आएंगी मैं उनके पास जाऊंगा। प्रकाश जी, आपने सुना, संस्कृति को हम एक सूत्र के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं भारत से जो देश अलग हो गए हैं उन्हें जोड़ने के लिए। इस वक्तव्य से आप कितना सहमत हैं और इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? भेज दें क्या? देखिए, आपने ठीक कहा कि हम विगत 1200 वर्षों से ये सभ्यता के युद्ध में फंस चुके हैं। तो सुना ही नहीं पड़ा क्या पूछ रहा है। इसको सिविलाइजेशन वार के रूप में अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने भी जिक्र किया है। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि जब सभ्यता का ही नष्ट करने के लिए एक विशेष वर्ग तैयार हो गया है, तो हमारी तैयारी जो है पीछे भूलने की नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहा है कि जो समाज अपना इतिहास को भूल जाएंगे वो समाज का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब इस देश में कई उदाहरण हैं, दुनिया में कई उदाहरण है कि जो समाज अपने इतिहास को भूला है, अपने संस्कृति को भूला है, अपनी सभ्यता को भूला है, वो छिन्न भिन्न होके बर्बाद हो गया है। मैं रोम की बात कर सकता हूं, मैं पर्सिया की बात कर सकता हूं जिसको पारसी समाज कहते हैं। आज देखिए, कहीं है उनका कोई देश है क्या? ईरान कल को व्यापार करने आए थे, अब पूरे देश पर चढ़ गए और देश समाप्त हो गया। तो मैं बार बार जो पैनल बैठे हैं मुकेश जी, मैं उनके तरफ इंगित कर रहा हूं, और मैं संगीता जी की तरफ से मैं ये जो विषय आ रहा था कि जिस समय नौवाहन नहीं था उस समय भी आक्रमण था। संगीता जी, किसी भी पुस्तक में ऐसा प्रमाण नहीं है कि उनके पास युद्ध का संसाधन नहीं था तब तक भारत सुरक्षित था। जिस दिन उनके पास नौवाहन की व्यवस्था बने, पनिया का जहाज या पालकी वाला नाव जब उनके पास व्यवस्था हुआ,
तभी भारत में प्रवेश किए हैं वो, चाहे ठीक है, वास्को यहाँ पे डी गामा हो। चंचल जी जी, जुड़ मेरी गई बात हैं, माफ कीजिएगा प्रकाश जी, मैं पहले चंचल जी का कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि चंचल जी का थोड़ा कनेक्शन का इशू है। चंचल जी, आपने जी। सुना यहाँ पे प्रकाश जी का स्टेटमेंट है कि जब आक्रांताओं के पास 9 वाहन आ गए उसके बाद भारत पे आक्रमण होना शुरू हुआ। आप कितना सहमत है या असहमत है इस वक्तव्य से? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब आक्रांताओं के पास वाहन आ गए तब हमारे भारत की स्थिति बहुत ही, अब देखिए, पहले सबसे पहले समझने की बात है, हम बार बार उस चीज को छूना नहीं चाहते हमारे इतिहास को, लेकिन इतिहास का दंश ऐसा है जो आज तक भारत के साथ विश्वासघात के रूप में सम्मिलित है। तो जब भी हम बात करते हैं भारत की सुरक्षा की, आक्रांताओं की, तो हमें अपने भारत का इतिहास याद आता है, जहां पर दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोगों ने रणनीतिक रेस्टेंट को ढाल बनाया और हमारे इतिहास में उन सरकारों की बड़ी गलती में हमारे युद्ध के इतने डरावने परिणाम रहे कि आज हम उस चीज से वर्तमान नेतृत्व में बिल्कुल ढाल बनकर उभरने की प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज 48 में जब हमारा युद्ध हुआ, हमने क्या करा है, सारा हमारा पीओके का आज अस्तित्व नहीं होता जब पाकिस्तान के कब्जे में वो चला गया। जबरदस्ती युद्ध को रोक दिया गया नेहरू जी के नेतृत्व में। फिर 1962 में फिर नेहरू जी के नेतृत्व में हिंदी चीनी भाई भाई के जस गुण गाते गाते हमारे जितने भी हमने अपना एक और फिर से अस्तित्व खोया है। तो आप ये बताइए, जब बार बार हम भूमि खोते हैं, बार बार हमारे अस्तित्व पर चोट लगती है, क्योंकि भारत की सुरक्षा केवल आक्रांता या भारत की सुरक्षा केवल सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, यह भारत की अखंडता, संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती, सनातनी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, यहाँ तक कि आज के वर्तमान में डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों की विश्वास की रक्षा है। यह हमारे अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा है। तो जब भी हमारे अस्तित्व और अस्मिता की बात आती है, तो जब माननीय प्रकाश बंधु जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही उसी दिशा में ले जाता है हमें, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा केवल आधुनिक हथियारों से नहीं बनी है, बल्कि वह उस सभ्यता से आती है जिसने युद्ध को भी धर्म, नीति और मर्यादा से जोड़ा है। तो आज हम जब इतिहास को उठाते हैं तो सबसे बड़ा विश्वासघात जब 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार का नेतृत्व उस समय था, हमने अपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, उनको बंदी बनाया, लेकिन बिना किसी शिमला समझौते के, बिना पीओके के समझौते के इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी उन पर रणनीतिक दबाव डाले मेज पर वो जीती हुई बाजी हार गई। यह एक कूटनीतिक पाप था जिसका दंश आज भी कश्मीर झेल रहा है। और आप देखेंगे तो दुर्भाग्य से दशकों तक हमारी सुरक्षा नीति बहुत ही भारी गलतियों से निकली है, रणनीति से नहीं बल्कि तुष्टीकरण और कायरता से संचालित हुई है। तो यह केवल रणनीतिक भूलें नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ विश्वासघात था, जो जबकि हमारी आज की सरकार जो है सैन्य ताकत, तेज निर्णय और आज स्पष्ट नीति के साथ भारत की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बहुत ही आपने एक ही वक्तव्य में बोल दिए हैं। इतने सारे पॉइंट को कवर करना मुझे लगता नहीं एक चर्चा में पॉसिबल होगा, बट जो आपने एक शब्द बोला बीच में कि भारत धर्म और नीति से लड़ रहा था, यहाँ पे मेरा सवाल फिर से मुकेश जी से। मुकेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं अब सुन रहा हूँ, सॉरी, माफी मांगता हूँ जी। थैंक यू, आपका ऑडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मुकेश जी, मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अगर दुश्मन धर्म और नीति से नहीं लड़ रहा है तो क्या हमें धर्म और नीति से लड़ना चाहिए? नहीं, युद्ध के मैदान इतिहास में हमने यही देखा कि हम धर्म और नीति से लड़े और आक्रांताओं द्वारा हारे, जबकि आक्रांता तो धर्म और नीति नहीं फॉलो कर रहा था। हमारे देश में सबसे बड़े युद्ध के तो नीति भगवान श्री कृष्ण हुए, उसके बाद चाणक्य हुए। तो अगर हम इनको भूल गए तो जिसका अपराधी होना पड़ा, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे दाहिर हो, या जो भी लोग रहे। मेरी आवाज जा रही है ना? जी 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 बिल्कुल जी आ रही है। दाहिर हो
या पृथ्वीराज चौहान हो, हम कृष्ण की नीति को भूले, हम चाणक्य की नीति को भूले। कृष्ण चाणक्य से बड़ी नीति थी कहाँ किसी के पास कूटनीति का, लेकिन हम उसको भूले हैं। तो भूले हैं तो उसका भारत के देश को, भारत के लोगों को उसका दंड भोगना पड़ा है। और हमको आज की जो है हमारी सेना को कृष्ण की नीति पर, चाणक्य की नीति पर वापस लौटना ही होगा और उसी नीति से युद्ध करना होगा। युद्ध में तो कृष्ण और चाणक्य की नीति जरूरी है। मैं संगीता जी से पूछना चाहूंगा, संगीता जी आप सहमत हैं? मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर आप पर फेक न्यूज चलाया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से आज के समय में, तो आप क्या उसको हरिभजन नहीं न कीजिएगा कि उसका जवाब उसी तरह से देना है। अगर आप पर साइबर हमला हो रहा है तो आपको भी, भारत को भी तो साइबर हमला पाकिस्तान चाहे चाइना या बांग्लादेश किधर जिधर से भी हो तो करना पड़ेगा। तो जवाब तो उसी के अनुरूप देना है ना। जी संगीता जी, मैं सहमत हूँ। जी मैं भी सहमत हूँ भाई जी के बातों से कि चाणक्य नीति हम लोगों के लिए भी जरूरी है। अगर हमें सोशल मीडिया पर गलत तरह के न्यूज मिलते हैं, फेक सोशल मीडिया पर न्यूज चला जाता है, आपस में लड़वाया जाता है, ये तो बहुत भयंकर है। हम लोग सबसे ज्यादा आजकल डिजिटल भारत बन गया है। इतिहास तो पहले था, डिजिटल नहीं था, पर अभी डिजिटल हुआ है। कोई भी फेक चीज 1 सेकंड के अंदर वो वायरल की तरफ फैलता है और सब आपस में जो भी सैनिक है, बाहर के कोई या जानता है, पूरे भारत के लोग हैं जो अगर फेक न्यूज अगर कहीं चलता है उस पर भी वो लोग अपना कुछ ना कुछ आपस में टकराव झगड़ा, देश की सुरक्षा अगर क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय नहीं लेते और आपस में। सबसे बड़ा तो अभी सोशल मीडिया जो है वो हम सभी के बीच अच्छा भी है और गलत भी है। जिस तरह से हम सभी को सोशल मीडिया के गलत न्यूज से बचना चाहिए और उसे अगर हम पहले ही अगर आपस में कहीं भी कोई चीज, अगर कोई देश या कोई देश अगर नहीं बोला है मगर गलत न्यूज बनाकर और उसको वायरल किया जा रहा है तो लोग अगर सच मानकर फिर आपस में लड़ते हैं। यहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा गलत चीजों को सही और गलत का निर्णय नहीं लेकर आपस में टकराव होता है। जी सर्वेश्वर जी, आपने सुना कृष्ण नीति चाणक्य नीति भुला दी गई जिसके वजह से हम हारे और आज के समय में जैसे को तैसा की जरूरत है। कितना सहमत है आप इससे? जैसा से तैसा का जवाब देना से मैं समझता हूं कि अगर हम इससे भी आगे बढ़कर कुछ सोचें कि दुश्मन जहां तक सोच सकता है, उनकी सोच जहां तक जाकर बंद हो सकती है, उसके आगे की सोच अगर हम रखेंगे। जैसे एक बहुत छोटा सा देश इजराइल है, वो हमेशा अपने दुश्मनों को सोच से आगे की सोचता है और इस वजह से इतनी कम संख्या होते हुए भी वो अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। अगर हम इजराइल के आगे भी सोच पाए तो हम कह सकते हैं कि अपने देश को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब हमारे युवा अपनी संस्कृति को, अपने आप को वो समझ पाएं कि हम उसी आर्यभट्ट के खून हमारी रगों में चल रहे हैं, उसी चाणक्य का खून हमारी रगों में चल रहा है। ये तो तथाकथित अंग्रेज बीच में आ गए या जो आक्रमणकारी आ गए, उन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि आप सांप सुपेरे वाले देश के लोग हैं, आप में सभ्यता नहीं है, आप बहुत कमजोर हैं, आप कर सकते हो। ये सारी बातें ऐसे हमारे युवाओं के मन में भर दी गई हैं कि ये आगे की बात सोच ही नहीं पाते। अगर इन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान हो तो निश्चित रूप से हम वो क्षमता रखते हैं, हमारे में वो आनुवांशिक गुण है कि हम बहुत आगे की सोच सकते हैं। जी धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी है, मैं एक लास्ट कमेंट सभी से लेना चाहूंगा। सर्वेश्वर जी ने कहा कि संस्कृति और सभ्यता एक सूत्र हो सकता है लोगों को जोड़ने के लिए और हमारी गलतियां जो हमने इतिहास में की वो हमें याद रखनी चाहिए और आज के समय में जितना दुश्मन कर रहा है हमें उससे बढ़ के उसे जवाब देने की जरूरत है। इस लाइन पे अपना एक लास्ट कमेंट रखेंगे, उसके बाद हम चर्चा आज की समाप्त करेंगे। प्रकाश जी से शुरू करना चाहूंगा। प्रकाश जी बताइए। जी मैं 1 मिनट का विषय ये रखना जरूरी है कि सारे वक्ताओं ने जो बात बोला उसमें तो एक बात ध्यान में आ गया सबको कि
भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध किए तो अच्छा से कौशल करके भारत को जिता दिए। उसके बाद चाणक्य ने अखंड भारत की व्यवस्था खड़ा कर दी और अखंड भारत उस समय पल्वित कुस्वित था, पूरे आया। लेकिन जब गांधी नेहरू के हाथ में आया तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी भूमि को संकुचित करने का काम किया। एक तरफ पाकिस्तान कटा, दूसरी तरफ जो है पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, उसके बाद बांग्लादेश 71 में चला गया, 3 बीघा चला गया, रण का कच्छ चला गया। नेहरू के समय 1962 में 10,000 किलोमीटर हम खो दिए, चीन ने हमसे कब्जा लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तरफ जैसे के तैसे मिले सोम के सोम, कुत्ता का कुत्ता मिले डोम के डोम, ऐसा भाव वाला भारत था। दूसरे तरफ अहिंसा का जो गीत गाने का जो रिवाज शुरू हो गया गांधी के समय में, और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के बाद बौद्धों ने हथियार छोड़कर वो अहिंसा परमो धर्म के गीत गाना शुरू कर दिए, तो भारत खंडित होने का समय वही हुआ। मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूं कि जैसे एक चिड़िया ने समुद्र को चुनौती दिया, क्या कहा कि मेरा अंडा तुम्हारे लहरों से अंदर चला गया है और तुम मुझे मेरा अंडा दो। तो चिड़िया को ये संवाद एक धमकी देकर क्या कहा, अरे चिड़िया होकर तुम समुद्र को तका, मैं तुम्हारा सुखा दूंगा पूरा पानी। तो चिड़िया आई, और भी चिड़िया, क्या कर रही हो? तो कहा कि बहन मैं समुद्र को सुखाने का काम कर, इसका पानी यहां से उठाकर वहां ले जाना चाहता हूं। तो बोले कि संभव ही नहीं है। तो कहा कि तुम हमको सलाह दे रही हो कि सहयोग करोगी? तो चिड़िया कहा कि नहीं, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम मेरी बहन हो। तो सारी जितने भी समाज में उस आसपास चिड़िया थे, उस समुद्र से चोट से पानी लेके निकलने लगी। फिर ये बात पक्षी राज जो है गरुड़ महाराज के पास गया, तो बोला कि अरे क्या कर रही हो, तुमसे पानी निकलेगा? समुद्र तो समुद्र होता है। तो उन्होंने कहा कि आप हमको सलाह देने आए हैं कि आप जो है हमको मदद करेंगे। तो उन्होंने विष्णु भगवान को कहा कि महाराज हमको छुट्टी दे दीजिए 2-4 दिन के लिए, हम भी जरा समुद्र के पानी निकालने का काम करें। तो विष्णु जी गए तो समुद्र को बोले कि देखो पूरा समाज आ गया भाई, अब तो हमको भी तुम्हारा पानी निकालना पड़ेगा, मैं तो सलाह नहीं दूंगा। हमारा समाज 1947 से पूर्व, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, हमारे जितने भी शहीद थे, मंगल पांडे हो, ये केवल सलाह नहीं देते थे, काम करते थे। जितने भी 47 के बाद कांग्रेसियों ने आया, ये केवल उल्टा सही सलाह देकर भारत के टुकड़े किया, वो उसने संकुचन करने का काम किया, और ये पाप ढोना पड़ेगा उनको। इसलिए ये आग जलाने का काम जीविका संगठन के नाते हम कर रहे हैं, देश के जितने राष्ट्रवादी संगठन हैं वही कर रहे हैं कि पुनः हमको अखंड भारत चाहिए, उससे कम में कोई बात नहीं होगा। मेरी बात पूरी हुई। आपने बात रखी। संगीता जी, ये लास्ट कमेंट आपका। संगीता जी, मुझे लग रहा है आपका माइक म्यूट है, शायद आवाज आ नहीं रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मैं भाई जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि भारत 1947 के पहले जब आजाद नहीं हुआ था, तब लोग आपस में जब हमारा सोशल मीडिया नहीं था और वह लोग काम करते थे, कर दिखाते थे, चाहे वो अपनी जान की बाजी लगा दे, अपने देश को एक रखने की क्षमता रखते थे कि हम अपने देश को, अपने भारत को संजो के रखेंगे। और 1947 के बाद जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जब हमारी पॉलिटिक पार्टियां बनी और जब कांग्रेस सत्ता में आई, और उसके बाद हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और आज तक जो कांग्रेस ने किया और आज जो हमारी बीजेपी पार्टी ने कर रही है कि भारत को सब जगह से एक जगह करने की अभी छोटी सी कोशिश हो रही है। ये नहीं है कि हम इतने बड़े समुद्र, जिस तरह से भाई जी कहा, ये एक हमारा बहुत बड़ा समुद्र है, हम समुद्र को एक साथ करने के लिए बहुत समय लगता है, और सभी को एक पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिक्स करके या राजनीतिक पार्टियां
सिर्फ करेंगे नहीं, हम सभी भारतवासियों को भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपने अपने स्थान, अपने अपने क्षेत्र से कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत को कैसे सुरक्षा रखें और हम सब कैसे सुरक्षित रहें। ठीक है सुनीता जी, धन्यवाद। चंचल जी, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए, जब संस्कृति और सभ्यता की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में सारे ही देश की अखंडता की जड़ छुपी है। वहीं से हमारी संस्कृति भी है और वहीं से हमारी सभ्यता है। ये हमारी धरोहर है। जिन्होंने इस धरोहर पे काम किया है, इस धरोहर को अपना आधार बना के काम किया है, वह देश आगे बढ़ता है। और आज हमारे भारत में वर्तमान नेतृत्व में हम इस धरोहर को आगे बढ़ा करके काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत पहले से कहीं अधिक सतर्क, सक्षम और राजनीतिक रूप से तैयार है। और श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विना न मानत जलधि जड़, 3 दिन गया बीत। तो भारत की सुरक्षा शास्त्र और शस्त्र के संतुलन से होगी, क्योंकि भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन रास्ता मांगा तो नहीं मिला, तो उन्हें धनुष उठाना पड़ा। और आज का भारत भी इसी नीति पर चलता है। देखिए, भारत की सुरक्षा तभी होगी जब हम घर के भीतर के छुपे गद्दार पहचाने जाएंगे और सरहद से बाहर दुश्मन थरथराएंगे। तो हम तो शांति के पक्षधर हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन शांति अपनी राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर नहीं, किसी की कायरता की कीमत पर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बिना शक्ति के शांति की कोई गरिमा नहीं है। और हमारे भारत में आज हम जिस तरह के नीतियां अपना रहे हैं, वो हमारी जैसे भाई जी ने बात करी थी चाणक्य की नीति की, तो आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि कंटकेवम। तो उसमें ये है कि आप जो जैसा दुश्मन आपसे भिड़ता है उसको आप वैसा ही जवाब दीजिएगा। कांटे को कांटा ही काट सकता है। यही नीति आज चाणक्य नीति आज जी ने अपनाई है और आज हमारे भारत में सुरक्षा नीति अपनाई है और जिसको सतर्क और सक्षम किया है। जी देखिए जी, आपका लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आज के समय में सबसे जरूरी है आंतरिक एकता। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर आज पूरे भारत में हमारी सबसे बड़ी परेशानी अभी हमारी सीमाओं के उस पार वो बैठे हमारे हैं दुश्मन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश में हो या चाइना हो, वो नहीं है। सबसे ज्यादा है कि जो हम आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर और जात के नाम पर और भाषा और क्षेत्र के नाम पर। जब तक हमारी विविधता हमारी पहचान है, लेकिन एकता जरूरी है। जब तक इस देश के अंदर में राष्ट्रीय चेतना में हमारी सुरक्षा की भावना नहीं आएगी, भारत सुरक्षित नहीं रह सकता है। हमारे प्रकाश भाई ने कहा है, मैं नेहरू और गांधी पर आ गए थे, लेकिन वो भी भूल गए कहना कि इसी कांग्रेस के सरदार पटेल ने 543 राज्य जो भारत में राज्य थे, जिसका एकीकरण करके एक भारत को सुदृढ़ देश बनाने का काम किया है, तो वो कहना वो भूल गए। सरदार पटेल भी कांग्रेसी थे, भाजपा और हिंदू महासभा और आरएसएस से नहीं जुड़े हुए थे। तो लेकिन अब इतिहास बहुत ही कटु है। मैंने पूर्व वाले में भी कहा है कि इतिहास बहुत कटु है। आप जब देखने लगिएगा तो दाहिर को किसने समर्थन दिया? नहीं दिया था। पृथ्वीराज चौहान को तो जयचंद तो मुस्लिम नहीं था ना, हिंदू ही था, उसके रिलेटिव ही थे। ठीक है, उन बातों को भूल के आज की स्थिति में जो हमारी जो परिस्थिति है उसमें एकता सबसे जरूरी है। आंतरिक एकता अगर भारत के लोगों के बीच में नहीं हुई तो एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। बिपिन रावत जी बोलते थे कि हम 2.5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। अब तो खैर 3.5 फ्रंट खुल गया है, बांग्लादेश भी खुल चुका है। चूंकि वर्तमान सरकार की पॉलिसियां ऐसी है कि बांग्लादेश भी आज दुश्मन है जिसका हमने निर्माण कराया, जिस देश की स्थापना की। नेपाल जो मेरा छोटा भाई है वो भी दुश्मन है, श्रीलंका भी दुश्मन है, मालदीव भी दुश्मन है। भूटान को हम बचा ले, दोस्ती बना के रख ले, ये सबसे बड़ी आज के समय में है। तो बिपिन रावत जी ने तो काफी काम किया था देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो गुजर गए। देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान थी। तो उन्होंने जो कहा था कि 2.5 फ्रंट पर हम लड़ रहे हैं, तो आधा फ्रंट जो हमारी देश का है, इसमें हम लोगों को आंतरिक एकता सबसे जरूरी है। और देश में जब तक ये जातीय विभेद और धार्मिक विभेद रहेगा, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हम पहले भी टूटे हैं, आज फिर टूटेंगे, आगे भी टूटने की संभावना रहेगी। जिस तरह से अभी यूपीसी के मुद्दे पर मैं समाज आज लड़ाई लड़ रहा है। सर्वेश्वर जी के पास आना चाहूंगा। सर्वेश्वर जी, अपना लास्ट कमेंट रखिए। सारे
वक्ताओं का जो विचार है वो अपनी अपनी जगह पे सही है, और मैं अपनी बात पर हूँ कि संस्कृति अगर बची, और संस्कृति बचाने के क्रम में सब बात आती है, उसके अंदर वो क्षमता है कि उस क्षमता का प्रयोग कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। धन्यवाद। ठीक है, सभी ने अपनी बात रखी और चर्चा का निष्कर्ष मेरे ख्याल से जो चंचल मैम ने दोहा सुनाया था, विनय ना मानत जल्दी जड़, 3 दिन गए बीत, बोले राम सकोप तब, भयभीन होय न प्रीत। तो भारत को भय बनाने की जरूरत है, अपनी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकत अपनी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आस पड़ोस के देश और विश्व के अन्य देश भी भारत को गंभीरता से लें, और जिस तरह से भारत के पहले टुकड़े हुए हैं, इस तरह से हम भविष्य में उस परिस्थिति में ना पहुंचे। और जैसा सर्वेश्वर जी ने कहा कि संस्कृति और सभ्यता के द्वारा हम वो देश जो हमसे छूट गए उन्हें हम जोड़ सकते हैं। प्रकाश जी हाथ उठा रहे हैं। प्रकाश जी का लास्ट कमेंट है, बस 1 मिनट का समय है। प्रकाश जी जल्दी से खत्म कीजिए, इसके बाद समाप्त करना है। बस 10 सेकेंड। मुस्लिम आकर्ता के जो समर्थक है उस पर हमला, घुसपैठ के समर्थक पर हमला, कुरान, मस्जिद और मदरसा के समर्थक पर हमला, ये जब तक जो है भारत का प्रत्येक जनता नहीं करेगा तब तक जो है हम असुरक्षित रहेंगे। और कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ जिसके अवैध संतान पार्टियां हैं उसके समर्थक जो है उनके कारण जो है देश असुरक्षित है। सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत है। फिर भटक रहे हैं। अभी आज माफी चाहूंगा, समय की थोड़ा सा लिमिटेशन है, उसकी वजह से आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे आप सभी से। नमस्कार। जी 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 बहुत सब लोग